वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स यानी कि कोई भी प्राणी जो है उसको लाइफ प्रोसेस के लिए यानी कि हमारे जो जीने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमें एनर्जी चाहिए चलने के लिए, दौड़ने के लिए और हर वो काम जो हम करते हैं, इवन लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, बात करने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इवन जब हम सोते हैं, व्हेन वी आर स्लीपिंग, उस समय भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है फूड के ब्रेक डाउन से। जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारे जो बॉडी के अंदर फूड है जिसको हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाकर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, उन चीज़ों को हटा देते हैं और एनर्जी हमें मिलती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे सांस के साथ जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन जाकर हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करती है और उसके अंदर से हमें एनर्जी मिलती है। और साथ में बॉडी के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी यानी कि फेवरेबल नहीं रहता है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी भी होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीज़ों को अलग कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। तो वो जो चीज़ें हैं वो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहलाता है। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में जानते हैं, चलिए। The process of taking in air rich in oxygen and giving it air rich in carbon dioxide by the living organism with the help of their respiratory organs is known as external respiration. Breathing क्या होती है? जब हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हम इनहेल करते हैं और एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको ब्रीदिंग भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह इंटरनल रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, उसका जो ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल्स के अंदर, उस समय हमको एनर्जी मिलती है। इसको कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसको ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जिससे मिलकर ये बॉडी बनी है, उन सेल्स के अंदर जो एनर्जी है वो भी उनको फूड से मिलती है और वहाँ पर जो फूड ब्रेक डाउन होता है और वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन हो सकता है। तो दो तरह की जो रेस्पिरेशन हम जान रहे हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड का ब्रेक डाउन होता है ना, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है फूड ब्रेक डाउन के लिए, उसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर इक्वेशन दी गई है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और जब ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन जब इससे रिएक्ट करेगी तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और इस प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं आगे 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पर H2O वाटर भी बना और साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीजन की साथ जब ग्लूकोज ने रिएक्ट किया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और एनर्जी जो है वो हमें काम करने की ताकत, शक्ति देती है। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही रेस्पिरेशन होता है। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरोब्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एरोब्स। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको ईस्ट है, बैक्टीरिया है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेस्पिरेशन के दौरान। तो उनके अंदर फूड का जो ब्रेकडाउन होता है
वो होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ये सेकंड जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। देखिए यहाँ पर फिर से ग्लूकोज है यानी कि फूड है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ नहीं गई। जब ऑक्सीजन साथ में नहीं जाएगी तो यहाँ पर बनेगा अल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि ईस्ट है या फिर कुछ बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनएरोब्स भी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज मच लेस देन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर एरोबिक और एनएरोबिक में एक फर्क ये आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी कम होती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस को यहाँ पर समझने की कोशिश की गई है, बहुत ही अच्छे टेबल के रूप में बताया गया है। तो ये जो टेबल है इसको आप लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक में एब्सेंट होती है ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है, इसमें इनकम्प्लीट रहता है एनएरोबिक में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती इसलिए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और इसमें एनर्जी भी कम निकलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनएरोबिक के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। वैसे ही अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट वी सी अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। क्या आप जानते हैं हमारे मसल्स के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारे मसल्स जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं, लेकिन कितनी देर तक? बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए हमारे जो मसल्स हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। जैसे कि आप जानते हो जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, तेज दौड़ते हो, तेज साइकिलिंग करके आते हो, या फिर दौड़ते हो काफ़ी देर तक, या फिर वेट लिफ्टिंग करें, यानी कि ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको थकावट फील होती है, यानी कि जैसे तेज दौड़ते हो कैसे हमारा सांस फूल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ज़्यादा ऑक्सीजन, क्या हम ऑक्सीजन ज़्यादा ले सकते हैं? हमारी जितनी सांस लेने की क्षमता है हम उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं एक बार के अंदर। तो ऐसे में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की मात्रा ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा जो डिमांड है ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है, हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको चाहिए तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ही मसल्स के अंदर होती है। यानी कि आप जनरली आप देखो कि जैसे आप चलते फिरते जब आप कोई भी काम करते हो नॉर्मल, तो उस समय तो आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, तो उस समय जो फूड ब्रेकडाउन होता है उससे आपको एनर्जी मिलती है और वो काम होता रहता है। लेकिन जब हैवी काम करते हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हो, तो उस समय आपको सांस ज़्यादा चढ़ता है, तो उस समय आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो हैवी एक्सरसाइज के समय मसल्स को और पावर चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इसको नहीं मिल पाती है मसल्स को, तो वो क्या करते हैं, हमारा सांस तेज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके। लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाकर भी कितनी जाएगी, एक लिमिटेशन है। तो ऐसे में हमारे जो मसल्स होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करने लगते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, फूड जो है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। देखिए यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स है वो चेंज हो जाते हैं मसल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर ग्लूकोज जो आपने देखा वो ग्लूकोज वही होता है, फूड वही होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी बनती है। क्या बनता है यहाँ पर, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प आ जाता है, यानी कि खिंचाव आ जाता है, हमें काफ़ी दर्द होने लगता है। आपने देखा होगा जिम में वर्कआउट करने वाले लड़के जो होते हैं, आपके बड़े भाई बहनों में भी, तो जिम जाते हैं कभी या हैवी काम करते हो तो बोलते नहीं हम लोग, अरे कमर में यार एकदम से झटका आ गया, खिंचाव आ गया। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारे मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, जब वो बिना ऑक्सीजन के अपने लिए एनर्जी बना रहे होते हैं, तो उस समय काफ़ी सारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और इस लैक्टिक एसिड को हमारे मसल्स जो हैं वो कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान मसल्स के अंदर क्रैम्प की समस्या होती है। सो क्रैम्प्स आने की समस्या क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। अब इससे अगर हमें
छुटकारा चाहिए, इससे हमें राहत चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी से हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर गर्म पानी का वहां पर सेक करते हैं, मसाज करते हैं। तो हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज करने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है उस मसल्स के अंदर, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाती है, जिससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से जो लैक्टिक एसिड जो था कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और वाटर में बदल जाता है, इससे हमें रिलीफ मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि हमारी जिमिंग के दौरान मसल्स के अंदर क्रैम्प आने का रीज़न होता है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, और जब वहाँ पर सेक करते हैं तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन वहाँ अच्छी पहुँचती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इससे क्रैम्प में हमें काफ़ी राहत मिलती है। अब दूसरा बात करेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में, जो है ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं। हम नॉर्मली ब्रीद हम नाक से करते हैं, अपनी नोज से। अगर हम अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लें और माउथ को भी टाइटली, इफ़ वी क्लोज आर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, अगर हम दोनों अपने मुंह और नोस्ट्रिल्स को बंद कर लें तो हमें घुटन सी महसूस होने लगी, और लगभग 1 मिनट के बाद हमें दम घुटने लगे, ऐसा होगा कि हमें ब्रीदिंग करना ही है। तो वी कैनॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग एयर। तो एयर को ब्रीथ किए बिना हम लगभग कुछ एक आधा मिनट, 1.5 मिनट 2 मिनट ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहलेशन। जब हम एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जब हम उसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनहलेशन। और वैसे ही जब हम एयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जब उसको छोड़ते हैं, बॉडी से बाहर फेंकते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहलेशन। ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये हमेशा चालू रहता है थ्रू आउट द लाइफ टिल द टाइम ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। ब्रीदिंग रेट क्या होता है आप जानेंगे। ब्रीदिंग रेट जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब हम ये दोनों जो चीज़ें हैं, सांस छोड़ना यानी कि एक्सहलेशन और इनहेलेशन, इन दोनों को अगर हम काउंट करें तो वी कॉल इट वन, इन दोनों को एक ब्रीदिंग रेट काउंट करते हैं यानी कि सिंगल। सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। तो 1 मिनट में आदमी कितनी बार उसने सांस लिया, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। लेकिन ब्रीदिंग रेट में ये याद रखिएगा कि आपको सांस लेना और छोड़ना जो है उसको एक काउंट करना होगा, यानी कि व्हेन वी एक्सहेल एंड व्हेन वी इनहेल दैट इज 1। तो इस तरीके से आप 1 मिनट के अंदर कितना कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपका ब्रीदिंग रेट कहलाता है। एक एवरेज हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बींग जो है वो 1 मिनट के अंदर रेस्ट के समय, यानी कि जब आप नॉर्मल आपका बॉडी रहता है उस समय आप 12 से 18 बार ही ब्रीथ करते हो, 12 to 18 टाइम्स ही आप ब्रीथ करते हो। लेकिन जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट बढ़ जाती है, 25 टाइम्स पर मिनट बढ़ जाती है। नाउ डू यू नो व्हाई? दिस इज बिकॉज वेन एवर वी डू हैवी एक्सरसाइज वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी नॉट ओनली ब्रीथ फास्ट बट ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ्स। हम सिर्फ सांस जल्दी नहीं लेते, हमें डीप ब्रेथ यानी कि गहरी सांस भी लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारे सेल्स जो बॉडी के अंदर है उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन इज द स्लोएस्ट व्हेन ही इज स्लीपिंग बिकॉज मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं तब हमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए वहां पर हमारा ब्रीदिंग रेट काफ़ी स्लो हो जाता है। नाउ विल सी द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? Human respiratory system consists of the following organs: nose, nostril, nasal cavity, trachea जिसको windpipe कहते हैं, lungs, bronchi, bronchioles and alveoli। तो ये कुछ जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। अब हम इस मैकेनिज्म को पूरा समझते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम समझने जा रहे हैं। Our nose has 2 holes which are called nostrils। हमारे नाक के 2 होल्स जो हैं इनको nostrils कहा जाता है, और एक पैसेज है नोज से, देयर इज अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नोस्ट्रिल्स कॉल्ड नेजल कैविटी। हमारे नाक के अंदर आप देखोगे 2 होल दिखाई देंगे जिसको नेजल कैविटी कहा जाता है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। तो यहीं से हम सांस से इनकी हवा लेते हैं अंदर। जब हम हवा को इनहेल करते हैं तो वो नोस्ट्रिल से हमारे नेजल कैविटी के अंदर पास हो जाती है, ठीक है। एज द एयर पासेज थ्रू दिस कैविटी, जैसे हवा इसके अंदर से पास होती है, इट बिकम्स वार्म, ये गर्म हो जाती है, थोड़ा इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इट गेट्स मॉइस्टन्ड बाय द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। हमारी जो नेजल कैविटी है
इसके अंदर लाइनिंग होती है, वहाँ से म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। इसी कारण से हमारी जो एयर है वो मॉइस्ट हो जाती है, थोड़ी गीली हो जाती है। डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर गेट ट्रैप्ड बाय द म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी। डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस के अंदर, और हेयर जो कि हमारे नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। आपने देखा ना, नाक के अंदर बाल भी होते हैं। तो ये सब हमारी बॉडी के अंदर गंदगी ना जाए उसको रोकने के लिए होते हैं। फ्रॉम द नेजल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासेज इनटू द ट्रकिया। हमारी नेजल कैविटी से स्वच्छ, साफ, मॉइस्ट, नमी वाली और वार्म, गर्म हवा जो है हमारे ट्रकिया के अंदर से होकर नीचे पहुंचती है। ट्रकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। द ट्रकिया ब्रांचेस इनटू टू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रकिया जो है वो आगे दो थिन ट्यूब्स के अंदर बनी होती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, जिसको आप पिक्चर में यहाँ पर देख भी सकते हैं। नाउ दीज दो ट्यूब आप देख रहे हो जो यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। जो दो ऊपर से एक सीधी पाइप आ रही है, उसके नीचे जो दो पार्ट में यहाँ पर वी बना हुआ है, जो उल्टा वी जो है, तो दैट इज योर ब्रोंकाई। ये फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड वन, दो ब्रोंकाई यानी कि ये दो पाइप्स जो है वो। which the trachea branches into two thinner tubes called bronchi which enters the lungs। और ये जो ब्रोंकाई है ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये लंग्स में एंटर कर रहा है, और लंग्स जो है हमारे साइड में, बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। आगे बताया गया है आफ्टर एंटरिंग द लंग्स में एंटर होने के बाद ईच ब्रोंकस डिवाइड्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकल्स। यहाँ पर आप देखिए ब्रोंकाइल क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स आप देख रहे हो, जो कई यहाँ पर इसकी ब्रांचेस बन गई हैं। तो जब एयर जो है वहाँ एंटर होती है लंग्स में, उसके बाद ब्रोंकस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे ब्रोंकाइल के अंदर, जिसको ब्रोंकाइल्स कहा जाता है। द ब्रोंकाइल्स हैव टाइनी एयर सैक्स एट देयर एंड्स कॉल्ड एलोवेली। इनके कॉर्नर के ऊपर देखें ब्रांचेस जो बनी है, इसके कोने में आप देख रहे हैं डॉट डॉट देख रहे हैं, जिनको एलोवेली कहा जाता है, एयर सैक्स कहा जाता है इनको। ईच लंग कंटेन्स मिलियंस ऑफ एलोवेली। हर एक लंग के अंदर मिलियंस की संख्या में एलोवेली होती है। द वॉल्स ऑफ एलोवेली आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। हमारी जो एलोवेली होती है वो बहुत ही थिन होती है, उसकी जो वॉल्स होती है बहुत थिन होती हैं, और इसके चारों तरफ थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी कि ब्लड ले जाने वाली नसें होती हैं। द एयर फ्रॉम द ट्रकिया थ्रू द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स फाइनली एंटर द एलोवेली। तो एयर जो है ट्रकिया से पहले ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंकाइल्स के अंदर, और फाइनली एलोवेली में एंटर करती है। द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एलोवेली इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ पर जो एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं वो एलोवेली के द्वारा ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाल दी जाती है, भेज दी जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एयर एंटर्स द लंग्स। एयर जो है लंग्स में कैसे एंटर होती है। नाउ इसके लिए एक एक्टिविटी बताई गई इन्होंने करके। ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन Oxygen combines with the hemoglobin in the blood to form oxyhemoglobin and is carried to all the cells of the body। ऑक्सीजन जो है जब हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन मतलब एक तरह का हमारा ब्लड ही है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, तो ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से कंबाइन होता है और बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन एंटर्स द ब्लड। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन हम जब भेजते हैं बॉडी के अंदर, तो हमें बॉडी के अंदर फूड ब्रेकडाउन होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ब्लड में एंटर हो जाती है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एलोवेली इन द लंग्स। और ब्लड जो है वो एलोवेली तक ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ आउट। और लंग्स के अंदर जब ये एलोवेली में जाता है तो एलोवेली से जाकर ये लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग्स के अंदर से इसको हम एक्सलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलस। तो एल्वियोलस के अंदर जो, यानी कि एलोवेली के अंदर हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होता है। एल्वेली जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, और एल्वेलस जो है वो सिंगुलर कहलाता है। तो एल्वेली की ही सिंगुलर को एल्वेलस कहा जाता है। एल्वेली के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स
प्लेस। तो हाउ एयर एंटर्स द लंग्स, इसके लिए आप यहाँ आगे दो एक्सपेरिमेंट कुछ दिया गया है। इसमें आप देखिए एक प्लास्टिक का बॉटल लिया गया है, उसके अंदर एक वायर शेप्ड प्लास्टिक ट्यूब लिया गया है जैसे कि हमारे लंग्स के ऊपर होता है। फिर हमने दो डिफ्लेटेड बलून्स लिए जो कि फूले हुए नहीं थे और नीचे से उसका रबर शीट से पैक कर दिया। आप ए फिगर के अंदर जो देख रहे हैं वैसे ही आप बी फिगर में आप देखोगे, जब हमने ऊपर से हवा दी, एयर ऊपर से एंटर हुई और नीचे से वो जो रबर शीट थी उसको हमने नीचे खींचा तो जो बलून्स थे वो थोड़ा फूलने लगेंगे। ठीक है, बलून्स फूल जाएंगे, लेकिन जब हम नीचे से बलून जो है उसको आगे की तरफ धकेलेंगे यानी कि थोड़ा पुश करेंगे तो हमारे जो बलून्स है वो डिफ्लेट हो जाएंगे यानी कि कम हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमें बता रही है द फंक्शन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो इस तरीके से डायफ्राम जो होता है ब्रीदिंग के दौरान फंक्शन करता है, यानी कि डायफ्राम जैसे कि पिक्चर में आप देखेंगे पीछे जो हमने अभी पीछे किया उसमें जो पीछे का जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को डायफ्राम कहा जाता है, जो शीट है पीछे। और डायफ्राम जो है जब हम सांस लेते हैं, जब सांस अंदर जाती है तो डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम के सिकुड़ने से लंग्स जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है। वैसे ही जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है वो बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है और वो एयर को ज़्यादा से ज़्यादा एयर को कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट विल सी व्हाट मेक्स अस ब्रीथ, कि हमें ब्रीथ करने में क्या मदद करता है, क्यों हम ब्रीथ करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि when we place our hand on our chest we find that our chest rises and falls as we breathe in and out। जैसे हम breathe in out करते हैं तो हमारी chest movement करती है, ऊपर नीचे होती है। ब्रीदिंग जो है it takes place with the help of intercostal muscles between the ribs and the diaphragm। रिब्स और डायफ्राम जो होता है उन दोनों के बीच में मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, उनकी मदद से ब्रीदिंग होती है। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, व्हेन वी ब्रीद इन द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं। और टू थिंग्स हैपन्स एट दैट टाइम, और इस समय दो चीजें होती हैं। क्या होती है, द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। हमारी रिब्स जो है बाहर की तरफ आती हैं, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेंगे तो रिब्स बाहर आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। दूसरा इसमें क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जब हवा अंदर जाती है तो अंदर ज़्यादा हवा जा सके इसलिए डायफ्राम सिकुड़ जाता है। ये पहली चीज़। इसके बाद अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इंक्रीजेस स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। जैसे कि आपने देखा कि हमारी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव हुई और हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव हुआ, इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। स्पेस जो है कैपेसिटी यानी कि स्पेस उसका बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है अंदर जा सकती है। द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एंड द एयर रशेज इनटू द लंग्स। तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, जिससे लंग्स के अंदर एयर जो है रश करती है। द लंग्स गेट्स फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपैंड, और लंग्स जो है हमारे हवा से भर जाते हैं और एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सहेलेशन के दौरान इसका जो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा इसका उल्टा होता है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं और इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि रिब्स जो होती हैं वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करती हैं, रिब्स का जो मूवमेंट होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन में। तो इस तरीके से जो है सांस जो हम लेते हैं उसका जो पूरा बॉडी के अंदर का मूवमेंट है वो बताया गया। द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स, अब डाउनवर्ड यानी कि जो हमारी रिब्स थी वो नीचे गई और डायफ्राम जो था वो ऊपर आया, इससे स्पेस जो है चेस्ट के अंदर का वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि उसका एरिया कम हो जाता है, जिससे कम से कम हवा अंदर बचती है और ज़्यादा से ज़्यादा हवा बाहर फेंक दी जाती है लंग्स से बाहर। तो ये जो प्रोसेस था ये पूरा हमारा लंग्स के अंदर कैसे हम सांस लेते हैं वो समझाया गया। यहाँ पर इसी चीज़ को दोबारा इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के रूप में यहाँ पर टेबल के द्वारा समझाया गया कि इनहेलेशन में एयर जो है ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाती है, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आती है। रिब्स जो है इनहेलेशन के दौरान ऊपर आते हैं, इसमें एक्सहेलेशन में नीचे जाते हैं। डायफ्राम इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे जाता है, डायफ्राम यहाँ पर रिलैक्स होता है ऊपर आता है। इनहेलेशन के दौरान चेस्ट की कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है और इसकी एक्सहेलेशन के दौरान कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। लंग्स एक्सपैंड एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज, इनहेलेशन के दौरान लंग्स जो है वो एक्सपैंड होती हैं और वॉल्यूम बढ़ जाती है, और एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रन व्हाट वी ब्रीद आउट, कि हम जब
एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं उस समय क्या क्या चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं, इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए, एक्टिविटीज़ दी गई हैं। पहली एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि एक बच्चा जो है वो एक स्ट्रॉ के द्वारा एयर को एक्सहेल कर रहा है और वो जो बॉक्स नीचे आप कंटेनर देख रहे हैं उसके अंदर लाइम वाटर है। तो जब आप एक्सहेल करोगे तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा और ज़्यादा उसका कलर जो है वाइटिश हो जाएगा। इससे पता लगता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे ही दूसरे चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक्टिविटी 4 दिया गया है। यहाँ पर अगर आप एक्सहेल करते हो अपने माउथ से, जैसे आप देखते हैं कई बार हम अपने ग्लासेस साफ़ करने के लिए उसके ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर जो है वाटर वेपर बाहर आता है। तो इससे हमको पता लगता है कि हमारे एक्सहेल्ड एयर के अंदर वाटर वेपर होता है और इवन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफ़ी होती है। यहाँ पर जो टेबल आप देख रहे हैं इस टेबल में दिया गया है, ऑक्सीजन की मात्रा इनहेल्ड एयर के अंदर 21% होती है और एक्सहेल्ड एयर के अंदर 16.4% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल्ड एयर के अंदर 0.04% रहता है और एक्सहेल्ड एयर के अंदर 4.4% रहता है। वाटर वेपर इनहेल्ड एयर के अंदर बहुत ही कम होता है और एक्सहेल्ड एयर के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। Now next is sneezing. The air around us sometimes contains various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. तो आप स्नीजिंग के बारे में जानती है, छींकना जिसको हम बोलते हैं। तो छींक किसको नहीं आती है भाई? आपको आती है? सबको आती है। तो एयर जो है हमारे चारों तरफ उसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स भी रहते हैं, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है और पॉलेंस भी रहते हैं उसके अंदर। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। और हेयर जो है नेज़ल कैविटी के अंदर, यानी कि हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर रहते हैं, इनके अंदर ये पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, ये इनको पार होने नहीं देते हैं और इससे हमारे नाक के अंदर अंदर जो लाइनिंग है उसमें इरिटेशन फील होती है, थोड़ा खुजली टाइप इरिटेशन होती है, जिससे हमें स्नीज़ होती है। तो स्नीजिंग जो है उससे अनवांटेड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाने वाले होते हैं उनको बाहर हम बॉडी से फेंक देते हैं और इस तरीके से अंदर जाने वाली जो एयर है उसको डस्ट फ्री और क्लीन एयर बनाकर हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो स्नीजिंग जो है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और हमें स्नीजिंग को रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको छींक आती है तो आपको छींकना चाहिए। इसका मतलब कि आपके नाक के द्वारा आपकी बॉडी में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में छींक कर हम उन पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। Now next in the table we can see some parameters are given and in front of that it is written combustion and respiration. तो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी जो है कंबशन के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब हम कंबशन यानी किसी चीज़ को जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट के फॉर्म में। वही रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टेप्स में रिलीज होती है एंड स्टोर्ड इन केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म रहता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल रहता है विच कैन बी यूज्ड व्हेनेवर नीडेड। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो वेरियस स्टेप्स होते हैं उसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है हमको, जिसको एटीपी कहा जाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। कंबशन के दौरान टेम्परेचर जो है हाई रहता है, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री हमारा रहता है वही होता है। प्लेस की बात करें, कंबशन कहीं भी हो सकती है, रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही होती है। रेट की बात करें, कंबशन इज अ फास्ट प्रोसेस क्विकली, और रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, काफ़ी धीमा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अब सेम आगे हम जानेंगे ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। प्रोसेस ब्रीदिंग जो है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है। एनर्जी की बात करें तो ब्रीदिंग के दौरान एनर्जी नहीं रिलीज होती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। अकरेंस की बात करें, जो ब्रीदिंग है दैट अकर्स आउटसाइड द सेल्स, ये सेल्स के बाहर होती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, बल्कि एंजाइम्स जो हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो एंजाइम्स का इसमें रोल रहता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेशन उनके अंदर कैसे होता है।
अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट से ब्रीद करते हैं। और रिस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स यानी कि लोअर यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। अमीबा एंड पैरामीशियम दे एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो पैरामीशियम और अमीबा जैसे प्राणी हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा, और डिफ्यूजन होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन कहाँ से होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास होपर्स, कॉकरोचेस, दे हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रकिया। तो इनके अंदर थिन ट्यूब्स होती हैं जिसको ट्रकिया कहा जाता है, जिसको आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये पिक्चर जो दिया गया इसके अंदर जो आप ट्यूब्स देख रहे हैं थिन, इनको ट्रकिया कहा जाता है। एंड ट्रकिया इट इज स्प्रेड इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। ये ट्रकिया जो है ये पूरी बॉडी में रहता है इंसेक्ट के। दीज एयर ट्यूब्स हैव टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्पेरेकल्स। ये जो ट्यूब्स हैं इनकी टाइनी ओपनिंग्स, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, इनका मुहाना होता है ओपनिंग के तौर पे, जिसको स्पेरेकल्स कहा जाता है। ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी, वो इनकी बॉडी के साइड में रहता है स्पेरेकल्स। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पेरेकल्स। ऑक्सीजन रिच जो एयर रहती है उस स्पेरेकल्स के द्वारा इनकी बॉडी के अंदर एंटर होती है। दिस एयर नाउ गोज इनटू ट्रकिया, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये जो एयर है ये ट्रकिया में जाती है, ट्रकिया के थ्रू ये स्पेरिकल से होते हुए ट्रकिया में, ट्रकिया से फिर बॉडी के अंदर टिश्यूज़ में पहुंचती है, और इस तरीके से टिश्यूज़ के थ्रू ये सेल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वहां तक पहुंचती है। ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग किया जाता है फूड को तोड़ने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर वो रिवर्स प्रोसेस में आती है बॉडी से बाहर। पहले वो ट्रकियल ट्यूब्स यानी कि ट्रकिया में जाती है, फिर वो बॉडी से बाहर चली जाती है थ्रू स्पिरेकल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्पिरेकल्स के द्वारा बाहर चली जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बच्चों जो है वो है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। ये जो कीड़ा आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इसको तो आप लोग सब जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे इससे डरते भी हैं। तो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ये आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी स्किन से ये ब्रीथ करते हैं। ये कहाँ से ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन से। तो अर्थवॉर्म जो है वो स्किन से सांस लेता है। तो स्किन उनकी काफ़ी मॉइस्ट होती है और काफ़ी थिन होती है, इसलिए वो स्किन से ही अपनी रेस्पिरेशन कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। मेंढक जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। फ्रॉग्स जो हैं जैसे आप जानते हो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, तो इसलिए उनके पास पेयर ऑफ लंग्स भी होता है जैसे हमारे पास है, और वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं। तो जब वो लैंड पे होते हैं यानी कि ज़मीन पे होते हैं उस समय वो अपनी लंग से सांस लेते हैं, और जब वो पानी में होते हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, यानी उनको अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर लंग्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको, एंड दे हैव मॉइस्ट स्किन। उनकी स्किन भी ऐसी रहती है जिससे वो ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन इन फिश। नाउ एज वी नो फिश जो है वो पानी में रहती है, और वो पानी उसके मुंह के द्वारा अंदर लेती है, और पानी जो है जब उनकी बॉडी में जाता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो फिश के अंदर स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन रहता है जिसको हम गिल्स कहते हैं, GILLS गिल्स। गिल्स जो है उनकी बोथ साइड्स ऑफ द हेड, उनके सर के दोनों तरफ रहते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं गिल्स। तो गिल्स इनके बॉडी के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। तो गिल्स जो है उसके द्वारा ये सांस लेती हैं। फिश की बात की जा रही है, तो फिश जो है वो अपनी बॉडी के अंदर गिल्स हैं जो उसके द्वारा सांस लेती हैं। जैसे गिल्स आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो गिल्स जैसे यहाँ पिक्चर दिख रहा है आपको, दूसरी तरफ भी रहता है। तो गिल्स क्या होता है, ये अपने मुंह से पानी लेते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, टेक्स इन वाटर थ्रू द माउथ। ये मुंह से अपने पानी अंदर लेगी और पानी जो है वो गिल से बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो इसलिए जो फिश है गिल्स स्पेशल ऑर्गन जो है उससे सांस लेती हैं, और गिल्स जो होते हैं वो पानी में से ऑक्सीजन निकालकर उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भेज देते हैं, जहां पर ऑक्सीजन जो है वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से वापस आती है एंड गिल्स में आती है, और गिल्स से ये सराउंडिंग वाटर में छोड़ दी जाती है। तो फिश के अंदर स्पेशल ऑर्गन जो है उसके द्वारा वो सांस लेती है, और
ऑक्सीजन, जैसे कि वाटर का आप फार्मूला जानते हैं, वाटर है H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रहता है उसके अंदर, तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये पानी में रहने वाले जो जानवर रहते हैं वो यूज़ करते हैं अपने लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बच्चों वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं वो भी रिस्पायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर आपको लगता है कि प्लांट्स जो हैं वो सांस नहीं लेते हैं तो आप गलत हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। दे गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड दे प्रोड्यूस, उनको एनर्जी मिलती है फूड ब्रेक डाउन से जो वो प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। प्लांट्स को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा ही एनर्जी मिलती है। जैसे हमारी बॉडीज में क्या होता है, ग्लूकोज यानी कि फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यहाँ पर बनते हैं, तो और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनने से ही उनको भी एनर्जी साथ में मिलती है। प्लांट जो है ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन वो एयर से ले लेते हैं, जिससे वो अपने लिए खाना बना सकते हैं। नाउ the last page of our chapter. Now यहाँ पर दिया गया कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया है प्लांट्स के। लीव्स, we have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata. लीव्स जो होते हैं उनके छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और ये जो स्टोमेटा है इसी के द्वारा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटास के द्वारा ही लिया और दिया जाता है। सो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू देम इन प्लांट्स, दैट इज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा इन द प्लांट्स। तो स्टोमेटा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। स्टोमेटा जो है एक ए पिक्चर जो दिया गया है फर्स्ट फिगर, उसमें आपको दिख रहा है क्लोज्ड है, वो बंद है फर्स्ट वाले में, और दूसरे में आपको स्टोमेटा ओपन दिख रहा है। और इसमें ये जो साइड में दोनों सेल्स देख रहे हो, दे आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स, और जो बाहर का पार्ट है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। रूट्स की बात करेंगे, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। सारे लिविंग सेल्स जो हैं प्लांट के, उनके तरह ही रूट सेल्स जो होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। द रूट्स ऑफ अ प्लांट हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन देम कॉल्ड रूट हेयर। अब जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए फूड ब्रेकडाउन के लिए, वैसे ही जो रूट्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती हैं, और रूट्स के ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं जिसको रूट हेयर कहा जाता है। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। एयर जो है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में होती है। एयर के अंदर तो सॉइल होती है, आपको पता ही है। तो हमारे सॉइल जो है उसके अंदर एयर होती है, और जो रूट्स हैं, रूट के हेयर जो हैं वो यहाँ से ज़मीन के अंदर से एयर जो है उसको ले लेते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर एंड रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ द रूट वेयर इट इज़ यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो सॉइल के अंदर जो हमारे रूट हैं, रूट के हेयर हैं, उन रूट हेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो जाती है, डिफ्यूज़ होती है, और इस तरीके से ये हर एक रूट के सेल के पास चली जाती है, और वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गोज आउट थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन जो है वो रूट्स के द्वारा डिफ्यूज होकर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द रूट तक पहुंचती है, और वहां पर इसको यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान, उसको इन्हीं रूट हेयर के द्वारा डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई कि अगर पॉटेड प्लांट्स जो रहते हैं, जो पॉट्स के अंदर रहते हैं, अगर उनको ओवर वाटर किया जाए फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन द प्लांट में अल्टीमेटली डाई। अगर हम पोटेड प्लांट, जो पोट्स के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनको ओवर वाटर करें तो वो मर सकते हैं, क्योंकि टू मच वाटर, ज़्यादा पानी डालने से उनके जो एयर है उनके अंदर, उनको वो गायब कर सकते हैं, यानी कि एयर जो है एक्सपेल हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। सो इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, इससे सफोकेशन होगा एंड प्लांट में डाई। नेक्स्ट विल सी अबाउट वुडी स्टेम्स। द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेम्स जो होती हैं हर्ब्स की, उनके ऊपर तो स्टोमेटा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट्स एंड ट्रीज हैव लेंटिसल्स। जो
वुडी स्टेम्स होती हैं, यानी हार्ड पेड़ होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, जिनके तने मोटे मोटे, तो उनके पास क्या होता है, लेंटिकल्स बोल सकते हैं या लेंटिकल्स बोल सकते हैं। एंड दीज आर यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Lenticle is a tiny opening on the bark where the cells are loosely packed and have intercellular spaces along the exchange of gases. Lenticles क्या होते हैं बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे सॉफ्ट एरिया होता है, वहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग मतलब थोड़ा सा खुली जगह होती है। आपने देखा होगा पेड़ों के बीच में जो उनकी बाक होती है, छाल होती है, वो एकदम कंटिन्यूस नहीं होती, बीच में कहीं आपको ऐसी ओपनिंग देखने को मिलेगी। एंड या इट इज अ काइंड ऑफ, जैसे गार्ड सेल्स को देखा हमने यहाँ पिक्चर में, गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ ओपनिंग है वैसी ओपनिंग यहाँ भी दिखाई देगी। यस, तो लेंटिसल जो है वो एक टाइनी ओपनिंग रहती है जो बाग के पास रहती है, और वहां पर सेल्स जो होते हैं उस बाग के, दे आर लूजली पैक्ड, वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में गैप रहता है, स्पेस रहती है, और स्पेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन प्लांट्स बोथ photosynthesis and respiration occur during the day. So plants take in both carbon dioxide and oxygen during day. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दिन में होती है, और दिन में वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही लेते हैं।